नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती हैं। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिसमें 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन जाहरी अहमद शाह, 53 साल सीनियर मोस्ट कैप्टन्स मलेशियन एयरलाइंस के, बहुत ही अनुभवी हैं। दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीन, 27 साल के हैं। ये इनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस ट्रेनिंग फ्लाइट के बाद ये फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे एक पायलट बनने के लिए। ये फ्लाइट सही दिशा में करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है और रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की दिशा में। जाहरी रिपोर्ट करते हैं कि जहाज का लेवल 35,000 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके बाद करीब 11 मिनट बाद जहाज पहुंचता है वियतनामी एयर ट्रैफिक के क्षेत्र के अंदर। यहां आते ही कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल वीडियो पर कहता है मलेशियन 370 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जाहरी कहते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। फिर क्या हुआ? ये 3 शब्द इतिहास बन गए। गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब सामान्य लग रहा है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन ये जो 2 शब्द थे कैप्टन जाहरी के, ये आखिरी शब्द थे जो इस जहाज से सुनने को मिले। इसके तुरंत बाद इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। ये मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये आज तक की एक बड़ी एविएशन की रहस्यमय घटना बन जाती है। हम इसको दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री कह सकते हैं। यहाँ एक बात और जो चर्चा करने के लिए जरूरी है वह यह है कि वियतनाम और स्पेस के अंदर पहुँचने के सिर्फ 30 सेकंड बाद यह जहाज अचानक रडार से गायब हो जाता है। अब तक समय हो रहा था रात के 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी इसे अब तक नोट नहीं कर पाए हैं, और जब ऐसा नोट करते हैं या उन्हें लगता है यह जहाज हमारे रडार से बाहर निकल चुका है और वियतनाम के क्षेत्र में घुस गया है, तो ऐसा कुछ भी असामान्य सा महसूस नहीं होता है। यह एक सामान्य सी घटना लग रही है, लेकिन हकीकत में इन अधिकारियों को हर हालत में कुआलालंपुर की एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर जहाज के गायब होने को नोटिफाई किया जाना चाहिए था। आगे इस जहाज का सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है। अगर आप दुनिया के नक्शे में इस पूरी घटना को देखना चाहेंगे तो यह जहाज मलेशिया से बीजिंग जा रहा था। इसके बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी भी आता है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी के बीच से जहाज को ढूंढने के लिए आरंभ होता है। ये पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 जहाज, 28 एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, लेकिन जहाज का कोई पता नहीं चल पाता है। काफ़ी सर्च के बाद जहां एक तरफ पता चलता है कि यह जहाज रात के 2:22 पर साउथ चाइना सी पर देखा गया था, लेकिन वहीं इसके उल्ट इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी न होकर अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास थी। इसके बाद शायद ये कजाकिस्तान के पास कहीं क्रैश हो गया। आने वाले कुछ दिनों में एक नई रोचक जानकारी इस घटना के बारे में मिलती है। यह जहाज एक सैटेलाइट से संपर्क करने की ऑटोमेटिकली कोशिश करता है, जो एक सामान्य सी बात लग रही है। साइंटिस्टों ने इस जहाज सैटेलाइट के माध्यम से इस जहाज की संभावित सही लोकेशन जानने का फैसला किया। जो संभावित लोकेशन सामने आई वह कजाकिस्तान से लेकर चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े क्षेत्र में थी। जहाज की गति और अनुमानित फ्यूल के हिसाब से भी जहाज की लोकेशन जानने का प्रयास किया गया। अप्रैल 2014 से समुद्र के ऊपर से जो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे उनको एक समय सीमा के उपरांत बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। प्लेन क्रैश हुआ है तो अब पानी के अंदर ही डूब गया होगा। कई हफ्तों, महीना, सालों तक इस जहाज की तलाश चलती रही, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और 3 साल बाद और $160 मिलियन खर्च करने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से एक असफल साबित हुआ। लेकिन इसी बीच जुलाई 2015 में जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया। मेडास्कर की ईस्ट साइड के एक आयरलैंड में इस जहाज का एक फ्लैपरॉन पाया गया। अब आगे वर्ष था 2018 का और कंपनी थी अमेरिका की। मलेशिया की सरकार के साथ एक अनुबंध किया गया जिसके तहत ये कंपनी सर्च ऑपरेशन करेगी और अगर जहाज नहीं मिलता है तो कोई फीस भी चार्ज नहीं करेगी। तय अनुबंध के तहत एक नया सर्च ऑपरेशन आरंभ किया गया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस कंपनी के पास बहुत ही नई तकनीक के अंडरवाटर सर्विस इक्विपमेंट्स थे। इस खोज को आरंभ करते समय पूरे फ्लो की मैपिंग आरंभ की गई। इस सर्च ऑपरेशन में जो मुख्य बात निकल कर आई वह ये थी कि समुद्र के नीचे के इस क्षेत्र में जहां जहाज के डूबने की आशंका है, कई अंडरवाटर वोल्कानो मौजूद है और कई पहाड़ियां भी मौजूद है।
कंपनी ने भी कई महीनों तक इस जहाज को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कंपनी भी अपने मिशन में फेल हो गई। इन सब के बीच में मलेशिया की पुलिस ने भी एक अपनी तरफ से इस जहाज को ढूंढने की कोशिश चालू कर दी। उन्होंने सोचा क्यों ना फ्लाइट में बैठे यात्रियों का पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए। सबसे पहले उन्होंने प्लेन के पायलट का बैकग्राउंड चेक करने का निर्णय लिया और यह जानना चाहा कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है। ऐसा भी सोचा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्लेन को किडनैप कर लिया गया है। इन सभी जांच पड़ताल के बाद कई पहलू निकल कर आए कि क्या क्या इस जहाज के साथ हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जहाज रडार से गायब हुआ है तो आखिर हुआ कैसे होगा। क्या ये कोई इलेक्ट्रिक फेलियर रहा होगा, प्लेन में कोई दुर्घटना हो, या जहाज की कोई तकनीकी खामी उत्पन्न हो गई होगी जिसकी वजह से जहाज के औजारों ने काम करना बंद कर दिया। एक बात ये भी निकाल कर आती है कि क्या किसी यात्री या पायलट ने अपने आप जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया। जहाज के कैप्टन जहरी पर भी उंगलियां उठने लगी और ऐसा कहा गया कि कप्तान ने जानबूझकर संपर्क को डिसेबल कर दिया और जहाज को जबरदस्ती आसमान में ले जाकर क्रैश कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पायलट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। कोई तो ये भी कहते हैं कि वह आत्महत्या करने की सी हालत में थे। ये बात भी निकल कर आई कि पायलट जहाज का हाईजैक करना चाह रहे थे, एक टेरर अटैक की तरह। लेकिन सवाल उठता है कि पायलट पर उंगली क्यों उठाई जाए। कुछ तथ्य हैं जो इसके पक्ष में भी जाते हैं। सबसे पहले तो ये हैरानी की बात थी कि इस जहाज ने 180 डिग्री का टर्न क्यों लिया वियतनाम से मलेशिया की ओर। इस जहाज को असलियत में थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर की एकदम बीचों बीच से उड़ाया गया और ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा जानबूझकर भी किया हो ताकि दोनों के रडार से बचा जा सके। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पायलट जहर शाह के पास घर में उनका एक फ्लाइट सिम्युलेटर था, जो कि हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फ्लाइट सिम्युलेटर में उन्होंने जो पाथ ड्रॉ किया था अपने गेम खेलने के लिए, ये पाथ हकीकत में उसी जगह से गुजरता है जहां से MH370 हकीकत में गया था। अब ये भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है, किंतु कई बड़े अधिकारियों ने इस थ्योरी को सरासर गलत बताया, जिसके अपने अपने कई कारण थे। एक और कहानी जो उठाई गई कि जहाज का अपहरण या हाईजैक हुआ है, उसके पीछे भी कई तर्क है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि प्लेन में शायद किडनैपर रहे हो, और ऐसे में जिन दो प्रमुख लोगों पर नाम आया, पहले नूर मोहम्मद मेरदाद और दूसरे दिलावर सैफ मोहम्मद रजा, ये दो ईरानियन बंदे थे और इन पर शक इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इनके पास एक इटालियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था। दोनों ने पासपोर्ट्स को थाईलैंड में चुराया था। कहा जाता है कि ये दोनों लोग इन चुराए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल करके यूरोप में जाकर सेटल करना चाह रहे थे। पहले इन्होंने बीजिंग तक की फ़्लाइट ली थी, फिर बीजिंग से यूरोप तक की फ़्लाइट लेने वाले थे, लेकिन इस थ्योरी में भी बहुत दम नहीं लगा और यह समझा गया कि यह लोग चुराए पासपोर्ट से यूरोप में सेटल होना जा रहे थे। इस बात को इंटरपोल ने भी कन्फर्म किया। आखिर में जो सबसे संभावित अनुमान हकीकत के सबसे ज़्यादा नज़दीक दिखने लगा वह था कि जहाज में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिसके चलते पायलट, क्रू मेंबर और सभी यात्री बेहोश हो गए थे और मुख्य पायलट भी बेहोश हो गए होंगे। जहाज काफ़ी देर तक ऑटो मोड में चलता रहा होगा जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया और आखिर में समुद्र में डूब गया। अब ये भी सोचने वाली बात है कि जहाज में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई। ऐसा भी मज़ेदार बातें सुनने को मिली कि जैसे कि इस जहाज को एलियंस ने गायब कर दिया या फिर किसी यूएस मिलिट्री ने इस प्लेन को शूट डाउन कर दिया होगा और इसे छुपाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी कई सारी थियरीज इस जहाज को लेकर उठी, लेकिन किसी पर भी पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। आज इस घटना को 9 साल बीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री की घटना पर हमने विस्तृत पड़ताल की, उसके बाद विभिन्न जानकारियां और थ्योरी को आप तक लेकर आए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।